400 का पार का जो ये नारा है ये बिल्कुल काल्पनिक नारा है। लोगों को फिर भरमाया जा रहा है। गरीबी नहीं है तो ये 80 करोड़ भूखे नंगे को ये बोर्ड क्यों लगाते हैं कि भाई हम दे रहे हैं राशन। यहाँ जो है ये राम मंदिर का मुद्दा बताया जा रहा है कि हमने देश में इतिहास रच दिया। हम 140 हो गए हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं, कहाँ से खतरा है देश को। वकील साहब, आपकी जातीय जनगणना के बारे में क्या राय है? संविधान मोदी जी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े रहते तो ऐसी ओछी बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री के बारे में इतनी खराब बात नहीं करनी। इस बार बिहार में कितनी सीटें दे रहे हैं? बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं भजते हैं। ये चंदा चोरी क्यों हुआ? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी फटकार क्यों लगानी पड़ी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आर्टिकल 19 इंडिया की चुनाव यात्रा चल रही है और ये टेलीविज़न चैनलों की चुनाव यात्राओं से इस मायने में अलग है कि हम प्रायोजित भीड़ से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ और जहाँ चैनलों की टीमें आई हैं तो वहाँ एक बड़ी कॉमन बात लोग कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आगे की लाइनों में वो लोग बैठा दिए जाते हैं जिनकी बात पहुंचाई जानी होती है और इससे रॉ चीज़ें सामने नहीं आती हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और हर तबके के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैं एक कोर्ट कंपाउंड में हूं, ढेर सारे एडवोकेट्स हैं और आप जानते हैं कि जब भी देश के सामने मुश्किलें आई हैं और ये आज़ादी से पहले से लीजिए तो वकीलों ने मशाल जलाई है। वो चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर हों या सरदार पटेल हों, तो वो जो है मोतीलाल नेहरू हों। तो क्या इस बार 2024 के चुनाव में वकील कैसे देख रहे हैं और जैसे वो देख रहे हैं क्या वो वही दृष्टि है जो दिल्ली से तय हो रही या फिर कुछ अलग किस्म के मुद्दे हैं? अब की बार 400 पार का नारा है तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? देवकांत कुमार। देवकांत कुमार। तो देवकांत जी, आपने नारा सुना है अब की बार 400 पार? गनीमत है 4000 पार नहीं हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाएगा? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं अगर केंद्र सरकार की योजनाएं या उनकी जो भी बातें कही जा रही हैं अब की बार 400 पार, लेकिन अगर उसके परिप्रेक्ष्य में और अगर उसके दृष्टिकोण से बिहार के संदर्भ में मैं बिहार के संदर्भ को तो बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले अपने ज़िले के की जो समस्या है 400 पार शायद में मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं जनहित मुद्दे पे काम भी करता हूँ और एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है कि उसमें आपके पास तरह तरह के लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं, चाहे वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हों। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार एडवोकेट हुआ। हाँ। और मैं सर इसमें कहना चाहूँगा कि अभी जो सर बता रहे हैं, भारत अभी पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए माननीय मोदी जी का, तो हम पिछले 70 साल से 10 साल मतलब जो 70 साल में हुआ और उसको जो कह करके ये आए थे कि हम सुधार करेंगे, ये 10 साल में ही वो 70 साल इज इक्वल टू कर दिए। हाँ, कमाना धमाना कुछ नहीं, जो कमाया था सब खत्म। हाँ जी बिल्कुल। अब कह रहे हैं सर, कह रहे हैं गरीबी नहीं है तो ये 80 करोड़ भूखे नंगे को ये बोर्ड क्यों लगाते हैं कि भाई हम दे रहे हैं राशन। जब गरीबी हट जाती तो बोर्ड लगाना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं है और हमने करके दिखाया। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो साल में 600 और 6000 रुपया कौन किसान है सर? जरा बुलाइए, हम भी किसानी करते हैं। 6000 में क्या होता है? बीज का, खाद का दाम जरा देख के बताइए। खाद के लिए लोग लाइन में मर रहे हैं। तो अभी के हालात में जो राष्ट्रीय मुद्दे और जो हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, सरकार बदलनी चाहिए। और 400 का पार का जो ये नारा है ये बिल्कुल काल्पनिक नारा है। लोगों को फिर भरमाया जा रहा है। एक बात बताइए, वाकई एक हर जगह जाइए तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो भी कहिए, लेकिन मोदी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया है। मुसलमान से क्या दुश्मनी है मोदी जी का? अगर मोदी जी को इतना ही दुश्मनी है तो मैं वकील हूँ, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थे। पूर्ण बहुमत का उनका सरकार है। अगर माई का दूध पिए हैं तो उनकी सदस्यता, वोट देने का अधिकार छीन ले सिर्फ भारत से। किसका? मुसलमानों का। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसी बात कि छीन लेना चाहिए। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, छीन ले।
फिर टोपी नहीं, लगा वो के तो बहुत क्यों जाते हैं? अनडेमोक्रेटिक बात है, प्रधानमंत्री ये तो होना ही नहीं चाहिए। टोपी लगा के मुसलमानों के यहाँ क्यों जाते हैं मोदी जी? सऊदी अरबिया के प्रिंस से गले मिलते हैं। सऊदी अरबिया में जाते हैं तो प्रिंस से गले मिलते हैं। यहाँ भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं समझ में आती है। 20 करोड़ अगर आज की आबादी में मुसलमान हैं, हम 140 हो गए हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं, कहाँ से खतरा है देश को? बेसिक मुद्दे पर मोदी जी आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। हमने ट्वीट पर ट्वीट किया कि मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, हमारा एक सवाल है, बताइए। क्या सवाल है? इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। क्या सवाल क्या है? सर ये बेरोजगारी का सवाल है, 2 करोड़ का, ये 15 लाख जुमला हो गया, 2 करोड़ का स्टार्टअप, जैसा सर ने बताया कि स्टार्टअप करिए। स्टार्टअप कर 15 लाख रुपए आप इनसे ले लीजिए। कैसे सर, कैसे देंगे? मोदी जी ने बोला था, उसको गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि ये जुमला है। हमको रोजगार का क्या मतलब है? ये डिफिनीशन मोदी जी को आता भी है? संविधान मोदी जी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े रहते तो ऐसी ओछी बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री एक स्टैंडर्ड का महान आदमी है, पता है आपको? कैसे कह दें सर, महान आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। हम भक्त थोड़ी हैं जो कोई कह देगा बस झंडा उठा कर चले। प्रधानमंत्री के बारे में इतनी खराब बात नहीं करनी चाहिए। आप नहीं है सर, बहुत सम्मान के साथ। रियल है शोर तो ये खराब कैसे बात है? हकीकत है, वो बातें करते हैं। प्रधानमंत्री सबके हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके प्रधानमंत्री हैं, हमारे नहीं हैं। लेकिन जो फैक्ट्स है, हम लोग वकील लोग हैं, फैक्ट्स और एविडेंस के साथ बात करते हैं। लेकिन अभी मोदी जी कितने बेरोजगार और कितने रोजगार, तो फिर वही बातें हैं कि फैक्ट्स पर बातें नहीं करते। दोनों दो तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी भी कोई राय है? जी, ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे मुखारबिंद होने का मौका मिल रहा है। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। हमारा तो काम है सड़क पे रहना। ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, पर 2-3 मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये 5 केजी अनाज प्रत्येक घर, ये बताइए आज के डेट में जो आवश्यकता है, यहाँ आवश्यकता शिक्षा की है, कुछ ऐसा वो करते कि जो प्रत्येक घर में शिक्षा की अलख जगता। यहाँ जो है ये राम मंदिर का मुद्दा बताया जा रहा है कि हमने देश में इतिहास रच दिया। इतिहास हजारों करोड़ का बना है, आपको खुशी नहीं है? खुशी है। उससे ज़्यादा जब मैं रहूँगा तब ना मैं मंदिर जाऊँगा। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्वास्थ्य की। राम मंदिर पर मैं ये कहना चाहूँगा, खुशी है, हम भी पूजा करते हैं और पूजा का क्या पैमाना है। लेकिन वो राम मंदिर सुप्रीम आप वैसे पूजा नहीं करते होंगे समंदर में पालथी मार के? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। वो तो हम आश्चर्यचकित रह गए कि समंदर में पालथी मार करके, वो गेरुआ वस्त्र ले करके, वो कौन सा पूजा है। हमने आज तक पंडित जी से पूछने का प्रयास किया, वो नहीं बता पाए कि ये कौन सा पूजा है। लेकिन राम मंदिर बनने से खुशी है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बना है, ना कि मोदी जी की कृपा से। बीजेपी की सरकार है और यहाँ बिहार में भी नीतीश कुमार हैं, और दोनों आदमी कभी अलग होते हैं, कभी मिलते हैं। और नीतीश जी जब अलग होते हैं, खुद ही भूल गए कितनी बार किसके साथ। हाँ, तो नीतीश जी जब अलग होते हैं और इधर आते हैं तो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मिलना चाहिए, हम लोग पैदल दिल्ली चलिए। अभी साथ में मोदी जी के फोटो खिंचा रहे हैं, 4000 के पार कर दे रहे हैं, उत्साह में 4000 पार वोट के लिए दावा कर दे रहे हैं। 4000 ये सब बात नहीं दिखाई दे रही है। तो मोदी जी को चाहिए कि अभी साथ में है और नीतीश कुमार भी मांग ले। वकील साहब, आपकी जातीय जनगणना के बारे में क्या राय है? जातीय जनगणना से मुद्दा नहीं है, नहीं, मुद्दा है चाहे नहीं, आप उसके बस उसके पक्ष में नहीं है, इसलिए कि अमीरी और गरीबी के जनगणना होना चाहिए। अच्छा, मेरे समझ से मुझे लगता है कि आपने संविधान ठीक से नहीं पढ़ा। संविधान हम सब जानते हैं और समझते हैं, लेकिन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है आरक्षण। जातीय जनगणना एकमात्र जो है चुनावी मुद्दा है। और चुनावी ये आपको अजीब नहीं लगता है कि लड़ झगड़ के नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाए? पहले गए मोदी जी से मिलने 11 लोगों को लेकर, फिर नहीं हुआ, फिर डंके की चोट पर उन्होंने रिपोर्ट जारी की, अब दोनों लोग साथ में। मज़ा नहीं आ रहा? साथ में ये केवल जो है अनैच्छिक, मतलब बिना मर्जी के, बिना मर्जी का एक जो है कंप्रोमाइज किया गया। लालू जी इसको बेमेल बियाह कहते हैं। बस बिल्कुल सही बोला, बेमिल कनपट्टी भर सिंदूर। ये जो है कोई आत्मीय लगाव नहीं है, आज जरूरत है स्वार्थ की राजनीति है। अच्छा, ये दोनों मिले हैं स्वार्थ में, चाहे बीजेपी हो या जदयू हो। हम इस पर परिप्रेक्ष्य में ऐसा तो सही वाला क्या होगा? सही है कि राजनीति, देखिए ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं कि हमारे बीजेपी के लोग चाहे जदयू के लोग सब लोग ही हैं, लेकिन जो राष्ट्र 40 में 39 सीट आई थी पिछली बार। इस बार बिहार में कितनी सीटें दे रहे हैं? इस बार बिहार में तो अब शायद 20 पार करे या ना करे, 20 तो आएगा 20 आएगा किसको? बीजेपी को। मतलब बीजेपी अलायंस, बीजेपी जेडी। हाँ, बीजेपी एलान जेडीयू, क्योंकि
बीजेपी का जो घटने का जो मत है, बहुत सारे रीज़न है। जैसे रोजगार के बाद जो हुई थी वो भी फेल हो गया। यानी जितना जो काम है, जो पूर्व की जो भांति हुआ था, उसी को अब ये कर रहे हैं। जैसे आधार का जो है लिंक करा देना सब जगह, ये कांग्रेस की देन है, न कि बीजेपी को देन है। आज हुआ था जाति जनगणना जो हुआ, वो किसका देन है? कांग्रेस जो एयरलाइंस है, आरजेडी है, वो हुआ था, जिसमें पहले मुख्यमंत्री हमारे थे माननीय नीतीश बाबू, आरजेडी में थे, तो क्या किए? जाति जनगणना करा। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आपने सुना है? सुना है। तो 8,500 करोड़ रुपया किसको गया, आपने सुना हो? जाना बहुत बड़ा विशाल पार्टी है, आना चाहिए। और लोग जो है ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई घपलेबाजी नहीं है, घपलेबाजी कुछ नहीं है। मतलब पैसा दीजिए, काम कराइए, छापा मारिए, पैसा कहीं लीजिए। कोई प्रूफ है? कहीं कोई प्रूफ है किसी को में पैसा देकर के वो काम कराया गया है? बिल्कुल प्रूफ है। इलेक्टोरल बॉन्ड में बिल्कुल घपलेबाजी हुई है और अपने भारतीय इतिहास का, राजनीति इतिहास का सबसे बड़ा ये घोटाला हुआ है। जी हाँ, और ये चंदा चोर पार्टी के नाम से भी लोग अब कहने लगे हैं। सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कि ये हमारे अमित शाह जी एक मीडिया चैनल पर बैठे हुए थे, बोले कि हमारे तो सांसद 303 हैं तो हम कम मिला है। जी हाँ, कम ही मिला और मिलना चाहिए। तो ये सांसद का और चंदे का क्या कनेक्शन है, ये समझ में नहीं। महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली जाती है लिपस्टिक लेने पर। जी हाँ, तो ये आधी अधूरी बातें करके, कट करके और लोगों के बीच परोस देना, ये चंदा चोरी क्यों हुआ? आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी फटकार क्यों लगानी पड़ी? एसबीआई किसके कहने पर 30 जून तक का समय मांग रहा था, जबकि वो 2 दिन में भी दे सकता था? बड़े बड़े वकील साहब हमारे जैसे, हमारे सीनियर लोग, तुषार मेहता और हरीश साल्वे लोग पिटीशन पर पिटीशन दे रहे हैं कि नहीं, चुनाव के बाद देंगे। आखिर इतनी बेइज्जती क्यों झेलनी पड़ी, किसके कहने पर? अपनी नैतिकता है तो लोग बता दें, केवल और केवल सरकार और मोदी जी के कहने पर। इलेक्टोरल ये सब चुनाव में मुद्दा है क्या? है सर, बिल्कुल है। इलेक्टोरल बॉन्ड, और इस बिहार के लोग है, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं। लोगों बिहार के लोग, हम बिहार से हैं, औरंगाबाद से हैं और रखते हैं। लेकिन चूंकि आप जैसे लोग पूछ रहे हैं सवाल, लोग सवाल नहीं पूछते हैं। सवाल लोग पूछेंगे कि कौन जाति के हैं और किसको देना है। अच्छा, तो यहाँ चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ को बचाना है, चलिए दे देते हैं। बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं भजते हैं। उन्हीं के नाम पर। इसमें बुराई क्या है किन में? नाम लेने में? किन में? नरेंद्र मोदी का नाम भजने में बुराई क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं। बुराई तो उनमें नहीं है, लेकिन और जो उनके जो कार्यकर्ता है उनमें जो कमी है। अपना काम दिखाते नहीं हैं। काम करने वाले मोदी जी हैं, लेकिन नाम भजने वाले उनके कार्यकर्ता, उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं। इनका तो अपना कोई वर्क नहीं होता है फील्ड में, बस जो फंड आता है उसका 25% ले लेना है। अगर विकास होता तो दिखता औरंगाबाद में, लेकिन एक भी विकास जो है वही स्थिति औरंगाबाद का। तो क्या विकास हो रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विकास होता है। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों ने बताई वो ये कि जो मौजूदा सांसद हैं औरंगाबाद के सुशील सिंह, वो संसद में नहीं बोलते, जबकि वो 3 टर्म हुए और उनको संसद में बोलते हुए शायद ही किसी ने देखा हो, शायद ही किसी ने सुना हो। तो एक कमज़ोर सांसद की छवि उनकी बनती है। साथ में लोग ये भी कहते हैं कि लोगों के बीच जो उनकी पहचान है वो एक ऐसे नेता के तौर पर है जो जातीय गोलबंदी के दम पर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है, पोलराइजेशन साफ नज़र आता है और उस पोलराइजेशन का बहुत बड़ा जो आधार है वो जाति है। तो ज़रा सोचिए कि जिस तरीके से भारत की राजनीति बन रही है उसमें क्या जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो लोगों के सपने हैं, वो ऐसे लोगों के हाथ में तो नहीं है जो उनकी कदर नहीं करते। तो आर्टिकल 19 की चुनाव यात्रा में ये शानदार बातचीत हम यहीं रोकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी गांव में, किसी कस्बे, किसी शहर में, किसी मोड़ पर। नमस्कार।